अक्सर लोगों के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा शादी के कितने सालों के बाद दर्ज कराया जा सकता है। मैं यहां पे एक बात आपको क्लियर कर दूं कि दहेज उत्पीड़न जैसा कोई स्पेसिफिक अपराध ना तो इंडियन पेनल कोड में था और ना ही भारतीय न्याय संहिता में है। इंडियन पेनल कोड के तहत जो धारा थी 498 ए, जो बीएनएस की धारा हो गई है 85, उसमें यह कहा गया है कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा अगर वाइफ के साथ क्रूरता की जाती है तो यह अपराध होता है। तो 498 ए का जो अपराध होता है उसी को आम लोग दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कहते हैं। लोगों में अक्सर यह भ्रांति भी है कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा शादी के 7 साल के बाद नहीं होता। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई वीडियो जो है बात क्लियर की है कि दहेज उत्पीड़न यानी 498 ओ हो या 85 बीएनएस हो, क्रूरता का जो अपराध होता है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। टाइम लिमिट जो होती है वो डाउरी डेथ में होती है, जो 304 बी इंडियन पेनल कोड के तहत जो अपराध है। शादी के 7 साल के अंदर अगर कोई महिला अननेचुरल डेथ से उसकी मौत हो जाती है किसी महिला की, तो यह डाउरी डेथ के अंतर्गत एक हीनियस क्राइम माना जाता है। तो क्या 498 ए यानी 85 बीएनएस जो डाउरी की डिमांड को लेकर के जो हरेसमेंट का जो मामला है जिसको लोग दहेज उत्पीड़न कहते हैं, क्या उसको कभी भी दर्ज कराया जा सकता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो भी गलत सोच रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला दिया है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देरी अगर की गई इन मामलों में तो यह बहुत घातक हो जाएगा। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। अगर आपका कोई इस तरीके का डिस्प्यूट चल रहा है तो जरूर यह वीडियो आपको देखना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरीके से लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, या आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो भी यह जानकारी आपके काम आएगी। तो जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, चारुल शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के द्वारा की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट जो मामला पहुंचा, इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ था, दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे, इसके 7 सालों के बाद एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद 482 सीआरपीसी के तहत हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स हाई कोर्ट जाते हैं और एफआईआर को क्वेश करने के लिए वहां पर याचिका दाखिल करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इन न्यायमूर्तियों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि बिना किसी पुख्ता सबूत के लगाए गए अस्पष्ट और मनगढ़ंत आरोप पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखने को सही नहीं ठहरा सकते। कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक और पारिवारिक विवादों में जहां अक्सर सबूत सीमित होते हैं, घर के अंदर की बातचीत होती है, घर के अंदर कोई बाहरी सबूत नहीं हो सकता, या कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमेशा लगा के नहीं रखता है जहां पे विवाद होता है। रिश्ते बेहद निजी होते हैं। आपराधिक कार्यवाही में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कथित अपराधों की समय पर रिपोर्ट करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह मामला पूरा देरी को लेकर के था। 498 ए की जो एफआईआर लिखाई गई थी वो 7 साल देरी से लिखाई गई थी। इसलिए जो विलंब से रिपोर्ट लोग दर्ज कराते हैं, उन लोगों को यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है। साथियों, कोर्ट ने कहा कि जो नागरिक किसी अपराध के होने का आरोप लगाते हैं, उन्हें अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल तुरंत करना चाहिए, क्योंकि कानून उन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं। साथियों, शिकायतकर्ता यानी वाइफ के आचरण की आलोचना करते हुए कोर्ट ने कहा कि शिकायत दर्ज करने में लगभग 7 साल की देरी हुई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और यह देरी जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, अभियोजन पक्ष के मामले में घातक साबित हुई।
फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अंत में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह की कि हमारा मानना है कि जो नागरिक किसी अपराध के होने का आरोप लगाते हैं उन्हें अपने अधिकारों के मामले में सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तुरंत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कानून उन्हीं लोगों की रक्षा करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैटिन मैगजीन का हवाला दिया। लैटिन मैगजीन आपके स्क्रीन में आप उसको पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वैवाहिक मामलों या पति पत्नी के बीच चल रहे आपराधिक मामलों में देरी या देरी का होना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आरोपों की निजी प्रकृति और पक्षों के बीच साझा किए गए रिश्तों के कारण दावों और प्रतिदावों का समर्थन करने या उन्हें गलत साबित करने के लिए सबूतों की पहले से ही कमी और अपर्याप्तता होती है। इसलिए लगभग 7 साल की देरी अभियोजन पक्ष के मामले में घातक हो सकती है, खासकर तब जब इस देरी का कोई उचित स्पष्टीकरण ना दिया हो। फाइनली कोर्ट ने जोर देते हुए वैवाहिक विवादों में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में बिना किसी स्पष्टीकरण के देरी घातक हो सकती है, यह कहते हुए माता, पिता और नंद के खिलाफ जो 498 की एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसको रद्द कर दिया। पूरी कार्यवाही को साथियों रद्द कर दिया। तो अगर आप ये समझते हैं कि हम कुछ दिन इंतजार कर लें, कुछ महीने इंतजार कर लें, शायद मामला सेटल हो जाए, सालों तक आप बैठे रहते हैं फिर एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपके लिए जरूर नुकसानदायक हो सकता है। यह थी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी 498A के मामलों में देरी से एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।